मैं 22 साल का था जब पहली बार असम पहुंचा और किस्मत ने मुझे मयोंग खींच लिया। वो जगह जिसे लोग भारत का ब्लैक मैजिक गांव कहते हैं, जहां की मिट्टी खून पीती है, ऐसी कहानियां और हवा खुद शराब उड़ा देती है। मैंने जंगल की कगार पर एक सुनसान हवेली में केयर टेकर की नौकरी ले ली। वही हवेली जिसे लोग कहते थे कि एक ओझा की थी, एक काला जादूगर जिसकी रस्में अधूरी रह गई थी। रिश्तेदारों ने मना किया कि शाम के बाद वहां रुकना मत, पर मेरी जेब खाली थी और जब मकान मालिक, एक कुआंचा बुजुर्ग जिसकी आंखें कभी झपकी नहीं दिखी, ने मेरे हाथ में लाल स्याही से लिखे जुड़े हुए कागज पर अंकित नियम थमाए, तो मैंने सोचा ये अंधविश्वास है, पर वही नियम बाद में मेरी जिंदगी बचाने का कारण बने। नियम 1, आधी रात के बाद कभी बाहर मत जाना, भले ही कोई तुम्हारा नाम पुकारे। नियम 2, अगर पीछे पायल की खनखनाहट सुनाई दे तो तुरंत आंखें बंद कर लो और पीछे मत मुड़ना। नियम 3, अटारी में एक ताला लगा संदूक है, उसे कभी मत खोलना। नियम 4, ठीक 3 बजे जंगल की तरफ से घंटी बजेगी, खिड़की से बाहर मत झांको। नियम 5, अगर फर्श पर बिखरा हुआ चावल दिखे तो उसे छूना मत, कोई अनुष्ठान किया जा चुका है, उस पर पैर रखकर आगे चलो। नियम 6, कुएं से आती फुसफुसाहटों का जवाब कभी मत देना, भले ही आवाज तुम्हारी ही लगे। नियम 7, अगर तुम कोई नियम तोड़ते हो तो सूर्योदय नहीं देखोगे। जब मैंने वे शब्द पढ़े तो हंसी आई, पर वो हंसी टिकी नहीं पाई, क्योंकि उसी रात जैसे ही घड़ी ने आधी रात ठोक दी, आंगन से एक धीमी आवाज ने मेरा नाम पुकारा। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये मेरी माँ की आवाज थी, जो सालों से मर चुकी थी, और वो रोते हुए मुझसे बाहर आने की विनती कर रही थी। मेरा सीना दुख और भय से जल उठा, पर नियम लगातार मेरे दिमाग को धमका रहे थे। मैंने बिस्तर के फ्रेम को कसकर पकड़ा, नाखून लकड़ी में गहरे उतर गए और मैं हिलना डुलना बंद कर दिया। रोना अचानक भयानक विकृत हंसी में बदल गया और फिर गायब हो गया। ठीक 1:30 बजे सुना कि खाली गलियारे में पायल झंझंझ रही थी, तीखी तंज के साथ मेरे चारों ओर चक्कर काटते हुए। मैं कांप उठा और जितना हो सके आंखें कसकर बंद कर ली, ये जानते हुए कि अगर मैं पलट कर देखूंगा तो मर जाऊंगा। आवाज गायब हुई और जब मैंने आंखें खोली तो दीवार पर मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी। होंठ चौड़े, मुंह मेरे बिना हिल रहा था। मैं लगभग बेहोश हो गया। पर ये तो शुरुआत भर था। दूसरी रात जब मैं किचन से गुजरा तो फर्श पे चावल बिखरे मिले, गीले और गहरे, जैसे उनमें खून मिला हो, और उससे पहले कि कदम हिलाऊं, हटारी से खरोसने की आवाज आई। ताला लगे संदूक पर निरंतर ठोकरें पड़ रही थीं, जैसे भीतर कुछ जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा हो, जैसे कोई भीख मांग रहा हो। और फिर 3 ठोस ठोक समरूप ताल में, जैसे वो जानता हो कि मैं सुन रहा हूँ। मैं दौड़ा, दिल तेजी से धड़क रहा था, पर नियम निभाने की ठान रखी थी। पर वो आवाज मेरे पीछे पीछे गूंजती रही और फिर उसी तरह गायब हो गई जैसे आई थी। तीसरी रात तक मेरी हदें टूट चुकी थी। मैं मुश्किल से पलके झपकाता था। हर नियम मेरे मन पर शिला की तरह उकेरा गया था। पर उसी रात ठीक 3 बजे जंगल के अंदर से घंटी ने धीमी भारी आवाज में पुकारा, और भले ही मैं जानता था कि बाहर मत देखो, मेरी जिज्ञासा और कमजोरी ने मुझे खींचा। मैंने पर्दे के कोने से झांका और जो देखा उसने मेरी आत्मा कुचल दी। जंगल लाल रंजित घमक रहा था। हुडोले हुए लोग एक वृत्त में खड़े थे और बीच में हवा में एक बच्चा लटक रहा था, मरोड़ते हुए चिल्लाता हुआ। वे एक प्राचीन भाषा में मंत्र जप रहे थे। दीवारें उन मंत्रों से कांप रही थीं। फिर उन सभी हुड मनुष्यों ने एक साथ मेरी ओर देखा। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। मैंने पीछे सरका, पर बेड के पास रखी मोमबत्ती खुद ब खुद बुझ गई और कमरे के दूसरे सिरे पर रखे दर्पण में मेरा प्रतिबिंब स्वयं मुस्कुराने लगा। होठ अपने आप हिलने लगे और बुदबुदाने लगा, कुछ ऐसे शब्द जो मैं सुन नहीं पाया। वहीं बाहर पुरानी पत्थर की कुएं से मेरी ही आवाज फुसफुसाई, पास आओ, पास आओ। और मैंने हाथ कानों पर रख लिए, पर वो फुसफुसाहट स्किन के नीचे रेंग करे अंदर भीतर घुस गई। और फिर फर्श हिला, छत से धूल बरसने लगी और अटारी का संदूक हड्डियों के टूटने की आवाज से फट गया। कुछ निकला, लंबी पतली टांगें जो गलत तरीके से मुड़ रही थीं, आंखें कोयले से जल रही थीं, मुंह टाकों से बंद, पर फिर भी कराह रहा था। अपनी देह खींचता हुआ मेरी ओर बढ़ा, जैसे सालों से आज़ादी की चाह में प्रतीक्षित हो। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया, खिड़कियां लॉक हो गईं और मैं फर्श पर धराशायी हो गया। वो चीज़ कुछ इंच दूर रुककर सिर झुकाकर मुझे निहारती रही, फिर मैं अंधेरे में गिर गया। जब मैं होश में आया तो आंगन में पड़ा था। सवेरा आकाश पर फीका रक्त सा फैल रहा था और मेरे चारों ओर हड्डियों और राख का एक अनुष्ठानिक चित्र था। जमीन पर रक्त से बनी संकेत उकेरे गए थे और मकान मालिक गायब था। उसका कमरा खाली, सामान मानो कभी वहां थे ही नहीं। जब गांव वाले मुझे ढूंढ कर निकाले तो वो फुसफुसाती हुए दुआएं कर रहे थे। हवेली की मिट्टी को छूने
रहे थे और कह रहे थे कि स्थान अधूरी रस्मों के कारण श्रापित है। पर जब वे मुझे सराहने लगे तो मैंने अपनी छाती पर गर्मी महसूस की और देखा कि अदृश्य नाखूनों ने मेरी त्वचा पर शब्द कह दिए थे। अनुष्ठान पूरा हुआ और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही, क्योंकि अब हर रात ठीक 3 बजे, चाहे मैं कहीं भी रहूं, एक घंटी मेरे कानों में बजती है। फुसफुसाहटें मेरा नाम पुकारती हैं और हर दर्पण में मेरा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है, इंतजार में, ये प्रतिज्ञा करते हुए कि अनुष्ठान खत्म नहीं हुआ, ये तो केवल शुरुआत है और एक रात जल्द ही वो हुड मनुष्य आएंगे और मुझे लेकर अपने बीच में मिला लेंगे, क्योंकि मयोंग में कोई भी काला जादू अधूरा नहीं छोड़ा जाता और जीवित रहने का कीमत हमेशा खून में चुकानी पड़ती है।